नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो उसकी आंखें होती हैं और आंखों से ही वो इस दुनिया को देखता है। लेकिन वक्त के साथ साथ, हर दिन के साथ साथ नई नई डिजीज़ आ रही हैं और नई नई परेशानी पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर से मैं अगर हम थोड़ा अपने शब्दों को बदल के कह दें कि शुगर जब से लगातार लोगों में बढ़ता गया, हर दूसरे शख्स के अंदर शुगर की कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, तो बहुत सारी आंखों की डिजीज़ जो है बढ़ रही हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद, जिसमें दो प्रकार हैं, सफ़ेद और एक दूसरा, वो भी ज़बरदस्त तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं जो क्योंकि आधुनिक दौर आ गया है, लोग मोबाइल पर अपना वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, तो उससे आंखों पर असर पड़ता है, नज़र का गिरना और जो तमाम डिजीज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं। ये सब परेशानी हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तमाम विशेषज्ञ लगातार रिसर्च कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। इसी बीच अभी कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का भी दौर आया, जिससे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसको लेकर भी जो भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने बहुत सारा काम किया। इसी बात को लेकर, इस तमाम विषयों को लेकर, इसके अलावा काला पानी की भी हम बात करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा है। उन तमाम विषयों को लेकर डॉक्टर आफ्ताब साहब से हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब साहब ने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है वो बरेली के ही पास देवचरा से शुरुआत की और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBBS किया। लेकिन क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल करने थे, तो उन्होंने आँखों के विशेषज्ञ के तौर पर अपनी और आगे की पढ़ाई की और बरेली की सरजमीन से शुरुआत की। और इस वक्त जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई जगह देते हैं, और हम तमाम विषयों पर भी बात करेंगे। बीसलपुर चौराहे से थोड़ा सा जब आप आगे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का हमारा आज के जो टॉपिक हैं। मैं चाहता हूँ शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन तो हमने आपको दे दिया, और अगर हम देने लगे तो जो आपका एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर से अब तो आप गाँव में भी जाके बड़ा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कुछ जो आज विषय हैं मैं चाहता हूँ उससे शुरुआत करें। क्या क्या विषय हैं? जो ज़रूरी विषय हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वो होगा एक मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, और काला पानी, समलवाई या ग्लोकोमा, और डायबिटीज़ से पर्दे पे जो असर हो रहे हैं उस बारे में, और बच्चों में जो नज़र की कमी या चश्मा आता है उसके बारे में। मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि हम मोतियाबिंद से शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आधी आबादी 70% के गाँव में रहती है। उसके लिए मोतियाबिंद जो है हम देखते हैं गाँव में बड़ी तेज़ी से पनप रहा है, और वक्त के साथ साथ इसमें नई नई आधुनिक विधि भी आई, इलाज के जरिए भी बने। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ मोतियाबिंद कितने तरह का होता है और कहाँ से ये शुरुआत होती है, किस तरह से लोगों को इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर इलाज की विधि क्या है? जी, मैं ये बता दूं कि मोतियाबिंद हमारी आम लैंग्वेज में या हम मेडिकल टर्म में जब कहते हैं तो उसे कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद का मतलब होता है आँख के अंदर जो लेंस होता है उसका सफ़ेद हो जाना, जिसकी वजह से बाहर की रोशनी अंदर पर्दे तक ठीक से ना जा पाए, तो इसको मोतियाबिंद कहते हैं। अब ये मोतियाबिंद हर कई तरीके के हो सकते हैं। कई बार तो पैदाइशी वक्त में भी बच्चों के हो जाते हैं मोतियाबिंद, कुछ वक्त के साथ जो होते हैं, उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं उनसे मोतियाबिंद होता है। कई बार आँख में चोट लग जाती है, उससे भी मोतियाबिंद होता है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ जिन मरीजों में होता है उनमें भी मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ टाइप के हैं या प्रकार के तरीके हैं जो आप कह सकते हैं मोतियाबिंद होते हैं। मरीज जिसकी भी रोशनी घट रही हो और चश्मे से ना बढ़ पाए तो वो एक बार मोतियाबिंद की जांच जरूर करें। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मोतियाबिंद के बारे में कहा जाता है 40 प्लस के बाद जब ये एज पे इंसान पहुँच जाता है तो ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथ भी है लोगों में, कहीं ना कहीं गलतफहमी है, जिसका एक वो शिकार हो जाते हैं और फिर जो है उनको नुकसानात भी झेलना पड़ती हैं। किस तरह से इलाज की सुविधा आधुनिक दौर में अवेलेबल है, क्योंकि पहले के दौर में उतने सारे इलाज नहीं थे। बिल्कुल। पहले के वक्त में क्योंकि टेक्नोलॉजी कहें या तकनीक बहुत अच्छी नहीं थी, तो एक मिथ था या लोगों में एक धारणा थी, डॉक्टर भी इस तरह से आते थे कि मरीज़ को जब बहुत बिल्कुल दिखना बंद हो जाता था तब ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन आजकल जो टेक्निक नई आई हुई हैं उनसे हम वो रिज़ल्ट पा सकते हैं जो मरीज़ की पहले की रोशनी थी। यानी इसे हम कहें मेडिकल टर्म में कि हम 6/6 रोशनी देने की भी अपनी नई टेक्निक पे भरोसा रखते हैं। तो इसी चीज़ को हम बताएं, इसी में 2-3 टेक्निक जो हैं, एक SICS कहते हैं जिसे हाथ से करते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक है फेको विधि जिसे कहते हैं,
वो है। यहाँ तक कि इतना प्रोग्रेस हो चुका है कि आप ऑपरेशन करा के अगले ही दिन अपने काम पर भी जा सकते हैं। ये नई टेक्निक पे है। और एक चीज़ इसमें मैं बता दूं कि मोतियाबिंद क्योंकि उम्र का बदलाव है, उम्र के साथ लेंस का सफ़ेद होना है, ये बदलाव कई बार बहुत धीरे भी होते हैं। शुरुआत हो जाती है कई बार 2 साल में भी हो जाता है, कई बार 4 साल में मरीज़ को परेशानी होती है, कई बार 10-10 साल तक भी मरीज़ के आँख में मोतिया होता है और मरीज़ ये समझता है कि उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है। नई कंडीशन क्या है जब आप ऑपरेशन कराएं? जब भी मोतियाबिंद की वजह से आपके काम में दिक्कत हो रही हो तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। हल्का हो, खासकर जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनको तो थोड़ी से मोतियाबिंद से ही दिक्कत हो जाती है, वो जितना जल्दी हो सके करा लें। बस यही हमें देखना होता है कि आपकी आम जिंदगी डिस्टर्ब ना हो मोतियाबिंद से। ठीक जी, थोड़ा सा हम दूसरे विषय की तरफ पढ़ते हैं। काला पानी की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ उसको अपनी जो आपकी टर्म है उसमें क्या बोलते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? क्योंकि जहाँ तक हमने उसकी रिसर्च करा और पढ़ा, जानने की कोशिश करी, तो इसकी कोई जो शुरुआती लक्षण आमतौर पर पकड़ में नहीं आते, तो फिर भी एक जेनेटिकल पारिवारिक अनुवांशिक हो जाता है। और हिंदुस्तान में लगभग तीसरे शख्स को ये है एक आंकड़ा निकल के आता है, तो इसके बारे में आपका क्या? हाँ, काला पानी समलवाई या हमारे टर्म में कहें तो ग्लोकोमा कहलाता है। ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें आपका साइड से जो दिख रहा है यानी फील्ड जिसे कहते हैं, ये फील्ड आपकी धीरे धीरे कम होती है। क्योंकि आपकी बीच की नज़र सही होती है इसलिए कई बार ये बीमारी इतनी एडवांस स्टेज में पता चलती है। क्योंकि मरीज़ कभी ध्यान नहीं देता है साइड से, और जब बहुत एडवांस हो जाती है तो अचानक कहता है कि मुझे गाड़ी अचानक से आ जाती है, साइड से हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो चीज़ अचानक से हमारे सामने आ जाती है। इस तरह ये पकड़ में आती है जब बहुत एडवांस स्टेज में हो जाती है। इनिशियल स्टेज में कहें, शुरुआती स्टेज में, क्योंकि मर्ज़ पकड़ पाना मुश्किल है, फिर भी कुछ चीज़ें हम कहते हैं जो इशारतन होती हैं। अगर वालिदैन में यानी पेरेंट्स में ये चीज़ होती है तब आपको सावधान रहना है। आपकी उम्र अगर 40 साल से ऊपर है तब आपको सावधान रहना है, एक बार इसकी जांच जरूर कराएं। इसके अलावा आँख में भारीपन रहना या कभी अचानक तेज़ दर्द हो जाए, आँख में कभी चोट लग जाना, सीरियस चोट में, ठीक है, या चश्मे का बार बार बदलना, ये सब कुछ शुरुआती लक्षण हैं। ऐसा होने पे डॉक्टर से एक बार विजिट ज़रूर करें। 40 साल पे तो हम हर किसी को रिकमेंड करते हैं कि एक बार डॉक्टर विजिट करें, और कोई भी बीमारी है डॉक्टर के हिसाब से उसके बाद दिखाएं। अगर जैसे डायबिटीज़ है तो हर साल में या 6 महीने में दिखाते हैं, और कोई बीमारी भी पकड़ में आती है तब भी साल या 6 महीने में आप एक रिविजिट करवाते हैं। काला पानी की बात की, अब इसका अगर हम इलाज की बात करते हैं, क्योंकि बीमारी का पता चल गया, लक्षण का हमें पता चल गया, फिर आधुनिक इलाज किस तरह से आया, क्योंकि आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं? जी, अगर काला पानी पता चलता है तो हम शुरुआती कोशिश ये होती है कि हम दवाओं से उसको कंट्रोल करें, ठीक है, जिस स्टेज में भी हो, ताकि आँख का प्रेशर या समलवाई जो फील्ड में जो बदलाव होते हैं उनको वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये दवाओं से नहीं होता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन का होता है। और नई जो मेडिसिन आ रही है काफ़ी हद तक इस पर कारगर हैं और रोक भी देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डॉक्टर से लगातार विजिट ली जाए, यानी डॉक्टर को लगातार दिखाया जाए कि ये बीमारी आगे ना बढ़े। ठीक, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, अभी कोरोना का दौर हमने देखा और उसके बाद बीच में ब्लैक फंगस का भी ज़बरदस्त असर हुआ, बरेली में भी काफ़ी केसेस सामने आए। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा ब्लैक फंगस को लेकर और किस तरह का एक पैगाम देना चाहते हैं? जी, ब्लैक फंगस जो एक टाइम पे एक महामारी की तरह हमारे सामने आया था, तो हमने ये देखा था, आमतौर पे जो हमारी पूरी स्टडीज़ हुई थी एम्स की, उन सब में ये पाया गया था कि कोविड के दौरान पेशेंट को जब हाई ग्रेड फीवर वगैरह रहा था, ज़्यादा ऑक्सीजन दी गई बिना डॉक्टरी सलाह के कि कितनी ऑक्सीजन देनी चाहिए थी। इसके अलावा स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, वो भी कई बार डॉक्टरी सलाह के बिना लिया गया कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉयड दिए गए। तो इन वजहों से शरीर में ये ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं, इस बीमारी ने शरीर में, क्योंकि इम्यूनिटी स्टेरॉयड से कम हो जाती है, इसने फैलना शुरू किया। ये हमारे शुरुआत जैसे मुंह से शुरू किया, उसके बाद में मैक्सिला, ये कहें कि मैक्सिला वाले एरिया में इसमें ये फैलता था, और फिर इससे आगे एडवांस होकर ये आँख में पहुँच जाता था। और इसमें कई केसेस हमारे सामने आए
और परेशानी ये थी कि इस बीमारी में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ज़्यादातर केसेस में हमें आँख और के साथ साथ के और भी टिश्यूज़ को निकालना पड़ा। कुछ मरीज जो इनिशियल स्टेज में आए थे, हमने उनमें इंजेक्शन दे के, एक एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन दे के भी देखा था, तो काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा था। और अभी काफ़ी टाइम से बीमारी कम हो गई है, तो हमने देखा है कि अभी इस बीमारी के केसेस जो हैं ना के बराबर आ। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हम देखते हैं बच्चों में बहुत तेज़ी से नज़र का गिरना और तमाम डिजीज़ आ रहे हैं। नई नई रिसर्च आ रही है अभी, जैसा कि जानकारी मिली और आपसे बात भी हुई कि दवाइयाँ कुछ ऐसी आ गई जो नज़र जहाँ है वो ठहर सकती है, निगाह नहीं गिरेगी। तो किस तरह की नई रिसर्च आई है उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल हर चौथा बच्चा कहीं ना कहीं उसकी नज़र गिर जाती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, एक बार डॉक्टर विजिट ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे ये बता नहीं पाते हैं कि उनकी नज़र घट भी रही है या नहीं घट रही है। तो इसके लिए एक तो विजिट ज़रूरी है। दूसरी चीज़, टीचर का रोल बहुत होता है कि बच्चा को इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, मतलब वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। कई बार उसको ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिख रहा होता है, तो जब उसे नहीं दिख रहा होता है वो ध्यान नहीं देता है। तो इस चीज़ को टीचर को भी पकड़ना है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत लगे तो वो फ़ौरन ही आई डॉक्टर यानी आई सर्जन या स्पेशलिस्ट को एक बार रेफ़र करें। हम लोगों का ये काम होता है कि बच्चे की नज़र ठीक है नहीं है, इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। अब अक्सर ये पाया जा रहा है, खासकर ये ऑनलाइन क्लासेस में भी और पास में भी बच्चों के जो इंडोर एक्टिविटी रहती हैं, बाहर कम खेलते हैं, तो पास का नंबर यानी दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें पास का दिखता है, दूर का ये बच्चों में अक्सर ज़्यादा पाया जा रहा है। और अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च ऐसी आई हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर उन दवाओं का सही टाइम पे इस्तेमाल किया जाए तो वो नज़र जो कि घट भी रही हो वो काफ़ी हद तक रोक सकती हैं। ये दवाएं आमतौर पे जो रिसर्च कह रही हैं 7 साल से 13 साल तक के बच्चों में या 6 साल से 13 साल तक के बच्चों में करी गई हैं और नंबर का रुकना पाया गया। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सही टाइम पे बच्चों की जांच कराएं ताकि हम ऐसी नई रिसर्च के हिसाब से कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकें और बच्चों के नंबर को रोकने की कोशिश करें। हमारे आखिरी एक दो सवाल रह गए हैं आपके बराबर में, जो है आई का पूरा एक वो है, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा एक एक करके बताएं कि जी किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह की, एक थोड़ा सा लोगों को भी एक जागरूकता पैदा हो जाएगी। जैसा कि हमारे सामने ये आई मॉडल रखा हुआ है जी, ये मरीज को कई चीज़ें भी आई स्ट्रक्चर या बीमारी से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से बीमारी काम करती है या किस तरह से बीमारी हमारे लिए परेशान कर रही है। तो ये हमारी आँख का मॉडल है, इसमें हमने जैसे ये दिखाया है, जो ये नीला पार्ट है हमारी आँख में ज़्यादातर सफ़ेद कलर का होता है, इसे स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये हमारा कॉर्निया कहलाता है। अच्छा, अब इसको साइड में जो मसल दिखाए हैं ये रेक्टस मसल्स होती हैं, आँख का मूवमेंट कराती हैं कि किस तरफ हम देखते हैं इस। और इसको अगर हम खोल दें तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर का बताएं कि कॉर्निया के पीछे ये एक आइरिस होता है जिससे हमारे आँख में रोशनी कम या ज़्यादा करने की एबिलिटी होती है। इस आइरिस के अगर पीछे जाते हैं तो हमारा वो लेंस होता है जिसके बारे में हम मोतियाबिंद के बारे में। अच्छा, ये वो लेंस है जिसको हम मोतिया निकाल के इसकी जगह पर हम नया लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस डाल दें। मतलब मोतियाबिंद में इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम इसी का ही मतलब ये कहें तो इसमें बैग होता है, कैप्सूल होता है, उससे मोतियाबिंद उसके अंदर से निकाल के उसमें एक नया लेंस डाल देते हैं यानी आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। उसके पीछे जो ये बॉल सी लग रही है ये असलियत में इस जगह पे आँख के अंदर एक विट्रस लाइक एक कहें तो एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो आँख में भरा होता है, जो आँख के स्ट्रक्चर को बनाया। इसके अंदर पीछे की तरफ ये हमारा पर्दा होता है जो ये लेंस फोकस करता है पर्दे को। तो ये स्ट्रक्चर है और हम मरीज को बता भी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार ऑपरेशन के बाद अच्छी ही रोशनी आए, गारंटी इसलिए नहीं होती, कई बार पर्दे में भी कुछ बीमारी होती है, या ये कहें पीछे जो ऑप्टिक डिस्क है, नस है, उसमें भी कई बार बीमारी होती है। यानी लेंस तो हम बदल देते हैं, इससे ठीक लेंस से फोकस सही आता है, लेकिन क्योंकि पर्दे में अगर ये लेंस या ऑप्टिक नर्व में यानी नस में कोई दिक्कत होती है तब भी रोशनी में कमी रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी जैसा कि डॉक्टर साहब ने दिखाया कि आँख का जो पूरा पार्ट है एक उसके बारे में बताया, उसी तरह से पूरा एक बीमारी भी धीरे धीरे करके होती है। बस एक दो बातें और रह गई व्यक्तिगत ज़िंदगी की, लेकिन अहम बात यह है कि आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है
कि आपके पास वक्त वक्त पे आप उसको अपडेट करते रहें, आप दिखाते रहें तमाम चीज़ें। आप सर्जन हैं, आप तमाम चीज़ देखते हैं, लगातार समय देते रहते हैं। कोरोना का वक्त गुजर चुका है, आगे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच एक बहुत ज़िंदगी का पार्ट होता है मनोरंजन का। जहाँ तक आपकी शख्सियत है बहुत सीधी सादी रही है, किस तरह से मनोरंजन कर पाते हैं आज के टाइम पे? आज के टाइम पे भी, और खैर बीच में कोरोना के टाइम पे ही नहीं था, मुझे दोस्त हो गए अपने साथ वाले। कोशिश ये करता हूँ कि भाई उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊँ, और घर में फैमिली है तो फैमिली के साथ भी टाइम बिताएं। कोशिश यही होती है कि कम से कम मोबाइल का यूज़ करें, टीवी पे कम से कम डिपेंडेंट, इससे अपने रिश्ते भी ठीक रहते हैं और दिल भी खुश रहते हैं। आप समाज सेवा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुफ्ती आजम जो क्लिनिक है उसको उस तरह की पहल किस तरह? ये मुफ्ती आजम क्लिनिक जिस तरह चलाई गई थी, मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आगे चल के हम भी एक चैरिटेबल या फ्री लेवल पे काम करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन या कहें जनता है वो भारी भरकम फीस कई बार अफोर्ड नहीं कर पाती है। लेकिन हम क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी उतना ही हक रखते हैं एक अच्छी सर्विस के लिए। तो मुफ्ती आजम उसमें एक अच्छी पहल है कि हम कम रेट में जितना हद तक हो सके हम करें, और एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी भी हम लोगों की बनती है कि भाई हम जहाँ तक आए हैं और जिस पॉपुलेशन से आए हैं, अगर हम उसी को भूल जाते हैं तो शायद ये ठीक नहीं होगा, एक नाइंसाफ़ी हो। बहुत अच्छी बात की। आखिरी बात बस रह गई है, वैक्सीनेशन का लेकर अभी भी गलत फहमी लोगों में। मैं चाहता हूँ एक पैगाम लोगों को वैक्सीनेशन का भी दें, क्योंकि थर्ड वेव की एक ऐसी उम्मीद है लगाई जाती है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या? जी, वैक्सीनेशन ही इस थर्ड वेव को रोकने की एक आखिरी कोशिश है अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम ये कहें जब ये आनी होगी तो अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये अचानक उसी तरह आएगी जिस तरह हमने सेकेंड वेव को झेला है। अचानक से इतने ज़्यादा केस हो जाते हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी ज़्यादा बीमारी को एक साथ टॉलरेट या झेलने के लायक नहीं। तो वैक्सीनेशन जहाँ तक हो सके आपका जो स्लॉट आए उसको बिल्कुल करवाएं, और भी नए ऑप्शंस आ रहे हैं आप उनको भी देखें। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि जितना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हमको उसको पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। आप इसी तरह से लोगों की आंखों की हिफाजत करते रहें, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं भविष्य में से आप उनको लेकर आपसे बात करें। जी बेशक, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आफ्ताब साहब, जो कि आंखों के एक ज़बरदस्त सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ में पूरी चीज़ें देखते हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया, और आधुनिक तकनीक के ज़रिए से किस तरह से इलाज हो सकता है उसके बारे में बताया। अच्छी बात यह है कि एक गांव से निकलकर, एक कस्बे से निकलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके बाद ये सफ़र तय करते हुए आज बरेली में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यकीनन बड़ी बात है। कई अस्पतालों में सेवाएं देते हैं। जगतपुर चौराहे से जब आगे की तरफ आप आएंगे तो उनकी यहाँ पर क्लिनिक है, यहाँ पर वो सेवाएं दे रहे हैं। आमतौर पर सुबह के टाइम पर पूरा रहते हैं। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लगातार बीच में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।